हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ईशांति केमिस्ट्री क्लासेस में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, मैं पीयूष कुमार जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और आज की अपनी वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। देखिए, हैलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण एवं वर्गीकरण। जैसे कि पिछला की जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके थे और आज हम लोग बात करने वाले इसके नामकरण और वर्गीकरण की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके नामकरण की। देखिए, हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलो एल्केन या हैलो एरीन, इनका नामकरण सामान्यतया दो पद्धतियों में किया जाता है। नंबर एक, सामान्य पद्धति, और नंबर दो IUPAC पद्धति। देखिए, अगर सामान्य पद्धति में बात करें तो सामान्य पद्धति में जो हैलो एल्केन है उसे कहा जाता है एल्किल हैलाइड और हैलो एरीन को कहा जाता है एरिन हैलाइड। वहीं पर IUPAC नोमेनक्लेचर में इसे कहा जाता है हैलो एल्केन और इसे कहा जाता है हैलो एरीन। सामान्य पद्धति की बात करते हैं एल्किल हैलाइड। सबसे पहले बात करते हैं एल्किल हैलाइड। यहाँ पर दो शब्द है, एल्किल और हैलाइड। एल्किल और हैलाइड की बात करें तो एल्किल शब्द यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आपके एल्केन के। जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन किया जाता है तो एक ग्रुप बचता है आर ग्रुप, और इस आर ग्रुप को कहा जाता है एल्किल ग्रुप। और दूसरा ग्रुप जो कि अपने पास पहले से मौजूद होता है हैलोजन ग्रुप, इसे सामान्य पद्धति में कहा जाता है हैलाइड। तो दो वर्ड्स अपने पास आ चुके हैं, एल्किल हैलाइड। और जो कि अपन जानते हैं कि अपने पास जो RX होता है यही अपना हैलो एल्केन था, और इसी हैलो एल्केन को सामान्य पद्धति में अपन बोल रहे हैं एल्किल हैलाइड। तो आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो R स्टैंड कर रहा है, R जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है एल्किल के लिए, और X यहाँ पर डिनोट कर रहा है हैलाइड, दैट मींस एल्किल हैलाइड। बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। देखिए उदाहरण, अगर मैं यहाँ पर लूं CH4 और CH4 में से एक हाइड्रोजन को मैं हटाता हूं तो अपने पास ग्रुप बन के आता है CH3, C2H6। अगर यहां से निकालता हूं तो ये बनेगा C2H5, C3H7। यहां से निकालता हूं ये बनता है C3H6, C3H8, और यहां पे बनता है C3H7। इसे कहते हैं अपन मैथेन। और बनने वाले CH3 ग्रुप को कहा जाता है मैथिल ग्रुप। इसे एथेन, इसे एथिल, इसे प्रोपेन और इसे प्रोपिल। मतलब कि यदि किसी एल्केन में से हाइड्रोजन समूह निकाल दिया जाता है तो बनने वाला ग्रुप कहलाता है आपका एल्किल ग्रुप। तो इस तरह से हम लोगों ने नामकरण किया सबसे पहले एल्किल का। और हैलाइड X, या X बराबर होता है Cl Br और I। Cl के लिए नाम लिखा जाता है क्लोराइड, Br के लिए ब्रोमाइड और I के लिए आयोडीन। तो हम
लोगों ने नामकरण बनाना सीख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा एल्केन बनाना, कि जिस भी एल्केन को अपन लेंगे उस एल्केन से बनने वाला एल्किल होगा। जैसे मैथिल लिया तो मैथिल, एथिल लिया तो एथिल, प्रोपेन लिया तो प्रोपिल, ब्यूटेन लिया तो ब्यूटिल। इसके बाद क्योंकि हमारे पास X इज इक्वल टू होता है Cl, Br और I। Cl को क्लोराइड, Br को ब्रोमाइड और I को आयोडाइड कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग X बराबर M नहीं लेते हैं, ये नॉट वाली बात है स्पेशल, कि एल्किल हैलाइड में या RX में X बराबर फ्लोरीन नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा और विद्युत ऋणता अधिक होती है, जिसके कारण यह बाकी अन्य एल्किल हैलाइडों की तुलना में अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। समझिए कि बनता नहीं है, बनता तो है लेकिन इसका व्यवहार अन्य एल्किल हैलाइडों की तुलना में अलग होता है। अतः इसका अध्ययन या इसकी स्टडी सेपरेट की जाती है। एल्किल हैलाइड में या हेलो एल्किन में जनरली अपन किसकी बात करते हैं? एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। एल्किल फ्लोराइड की बात जनरली नहीं की जाती है। ये स्पेशल ध्यान देने वाली बात है कि Rx में x बराबर F नहीं होता, क्योंकि F का आकार छोटा होता है, इसकी अधिक विद्युतता होती है, इस वजह से। तो अभी अपन लोगों ने एल्किल और हैलाइड बनाना सीख लिया। अगर स्पेसिफिक बात करूं मैं, कुछ एक एग्जांपल देखते हैं चलो। देखिए, अगर हमें नामकरण करना है जैसे CH3Cl, तो हमको पता है CH3 कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन का एल्केन क्या कहलाता है? मैथेन। अगर एक कार्बन का एल्केन मैथेन कहलाता है तो उससे बनने वाला एल्किल समूह कहलाएगा मैथेन। इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया? मैथेन। और Cl बराबर क्लोराइड, नाम क्या हो गया? मैथिल क्लोराइड। इसी तरह से CH3 CH2 Br। अगर इसको देखें, कार्बन देखिए एक और एक, दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथेन, और एथेन से बनने वाला एल्किल कहलाता है एथिल। नाम क्या हो जाएगा? एथिल। Br को बोला जाता है ब्रोमाइड, नाम क्या हो गया? एथिल ब्रोमाइड। इसी तरह से CH3 CH2 CH2 Br। तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन को बोलते हैं अपन लोग प्रोपिल और ब्रोमाइड। C4 H9I ब्यूटिल आयोडाइड। ये कुछ एग्जांपल है आपके सामान्य नाम पद्धति के एल्किल हैलाइड के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके IUPAC नामकरण की। हम RX का नामकरण कर रहे हैं, और RX का नामकरण कर रहे हैं हम लोग IUPAC पद्धति और सामान्य पद्धति में। अब चूंकि सामान्य पद्धति में नामकरण हम लोग सीख के आ चुके हैं, और अब हम बात करने जा रहे हैं इसके IUPAC पद्धति। तो एग्जांपल लेते हैं मुझे, देखिए अगर मैं यहां पर लेता हूं CH3Cl, तो सामान्य पद्धति में अभी हमने इसका नामकरण किया था मैथिल क्लोराइड। CH3 CH2 दिया, इसको हमने बोला एथिल ब्रोमाइड। CH3 CH2 CH2 Br, इसको हम बोलते
बोलते हैं नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमीड। CH3 CH CH3 इसे कहा जाता है आइसो प्रोपिल आयोडाइड। देखिए, जब भी सामान्य नामकरण किया जाता है तो सामान्य नामकरण में कुछ पूर्व लग्न काम में किया जाता है। अब वो पूर्व लग्न कौन कौन से होता है, वो पूर्व लग्न देखिए। पूर्व लग्न ये होते हैं नॉर्मल, आइसो, नील, सेकेंडरी या द्वितीयक, टर्सरी या तृतीयक या एक्टिव सेकेंडरी, सक्रिय तृतीय। क्योंकि ये हमारा टॉपिक नामकरण का है, ठीक है, हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जनरली ध्यान में रखने वाली बात है कि पूर्व लग्न में नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी और एक्टिव सेकेंडरी, इन सामान्य पूर्व लग्नों का उपयोग आपकी सामान्य नामकरण पद्धति में किया जाता है, चाहे वो एल्केन के लिए हो, चाहे वो एल्केन के लिए हो, चाहे अल्कोहल के लिए हो, चाहे एसिड के लिए हो। ये कुछ सामान्य पूर्व लग्न होते क्या है, देख लीजिए। नॉर्मल, जब कार्बन श्रृंखला सीधी होती है, जब कार्बन श्रृंखला बिल्कुल सीधी होती है तो क्या कहलाता है वो, नॉर्मल। जैसे देखिए, इसमें जुड़ने वाले प्रतिस्थापी समूह से जुड़ने वाली कार्बन श्रृंखला बिल्कुल सीधी है तो क्या होता है, नॉर्मल। जब कार्बन श्रृंखला में ब्रांचेज आना मतलब शाखाएं जुड़ना स्टार्ट हो जाती है तो वह नॉर्मल नहीं रह जाता, फिर वह इनमें से कोई एक बन जाता है। अब इनमें से कोई एक बनने का क्या है, इन सब की पहचान मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। आइसो के लिए जिस भी यौगिक के अंदर एक सिरे पर CH3CH समूह उपस्थित होता है, जिस यौगिक के अंतिम सिरे पर CH3CH समूह उपस्थित होता है वह यौगिक कहलाता है आपका आइसो यौगिक। इसके बाद बात करते हैं नियो की। यौगिक में CH3 समूह उपस्थित होता है अंतिम सिरे पर, वो यौगिक कहलाता है आपका नियो यौगिक। तो अपन लोगों ने तीन चीजें देखी। नॉर्मल, जब आपका यौगिक सीधी श्रृंखला में हो, बिल्कुल सीधी चेन में हो तो वो यौगिक कहलाता है नॉर्मल। यदि यौगिक के अंतिम सिरे पर यह समूह उपस्थित है CH3 समूह तो वो यौगिक कहलाता है आपका आइसो यौगिक। यदि यौगिक के अंतिम सिरे पर इसी प्रकार का कोई समूह उपस्थित है तो वो यौगिक वाले समूह कहलाता है आपका नियो समूह। बात करते हैं सेकेंडरी, टर्सरी और एक्टिव सेकेंडरी। सेकेंडरी की बात करते हैं, जब किसी यौगिक में कोई प्रतिस्थापी समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, से जुड़ा हो, तो ऐसा यौगिक आपका सेकेंडरी कहलाता है। मतलब अगर बात करूं तो CH R और R, यदि इस तरह का कोई समूह उपस्थित हो तो वो समूह कहलाता है आपका 2 डिग्री। बात करते हैं टर्सरी। टर्सरी के लिए बात करूं
तो टर्सरीली कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब किसी यौगिक में कोई प्रतिस्थापी समूह 3 डिग्री कार्बन के साथ उपस्थित हो तो वह यौगिक कहलाता है आपका 3 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन कितना है 3 डिग्री। अब 3 डिग्री कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन समूहों से जुड़ा हो 3 डिग्री कार्बन कहलाता है। जब कार्बन 2 कार्बन समूहों से जुड़ा हो तो वह 2 डिग्री, और जब कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हो तो वह कार्बन प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। इसके बाद सबसे लास्ट आता है आपके पास एक्टिव सेकेंडरी। इसका मतलब एक्टिव सेकेंडरी सक्रिय द्वितीयक, ये होगा तो 2 डिग्री, ये होता तो 2 डिग्री है। इसका मतलब कि इसमें इस यौगिक में पाया जाने वाला प्रतिस्थापी समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बन किरेल कार्बन होता है। किरेल कार्बन से क्या तात्पर्य है? एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग होती हैं। इसका मतलब R C R डैश, यहां पर H और यहां पर समूह। जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु समूहों द्वारा संतृप्त होती है वह प्रकाशिक सक्रिय या ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन या किरेल कार्बन या फिर असममित कार्बन कहलाता है, और ऐसा 2 डिग्री समूह आपका कहलाता है एक्टिव सेकेंडरी। तो मैंने यहां पर आपको सभी पूर्ण लग्न के सीधे सीधे पहचान बता दी कि जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन श्रृंखला CH3 हो वह नॉर्मल, जिसके अंदर अंतिम सिरे पर यह समूह उपस्थित हो आइसो, अंतिम सिरे पर यदि यह उपस्थित हो तो नियो। अगर कोई प्रतिस्थापी समूह सामान्य 2 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं अपन सेकेंडरी कंपाउंड। यदि 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो टर्सरी कंपाउंड, और यदि किसी किरेल 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसा कंपाउंड एक्टिव सेकेंडरी कंपाउंड कहलाता है। और इसके आधार पर हम लोग आपके एल्किल हैलाइडों का सामान्य नामकरण करते हैं। देखिए इनका उपयोग कुछ इस प्रकार से समझते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले बोला था कि यदि कार्बन श्रृंखला बिल्कुल सीधी हो तो उसे कहा जाता है नॉर्मल। तो क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 और 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, और ब्यूटेन से बनने वाला है समूह ब्यूटिल है। अब ये कौन सा ब्यूटिल है? क्योंकि सीधा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? एन ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल। और हैलाइड कौन सा? ब्रोमाइड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो ये इसका सामान्य पद्धति में नाम हो गया। अगला आता है देखिए CH3 CH2 CH CH3। इसमें देखते हैं कि इसके अंतिम सिरे पर कहीं भी आइसो समूह दिख रहा है क्या? कुछ ऐसा समूह है? तो ऐसा समूह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर CH3 ना होकर क्या है CH2 CH3। इसका मतलब ये कौन सा है आपका? आइसो नहीं है। क्या नियो है इस तरह का समूह उपस्थित? वो भी नहीं है, इसका मतलब ये नियो भी नहीं है। अगला देखते हैं क्या ये आपके अगले सेकेंडरी से द्वितीयक से मेल खा रहा है? देखिए 2 डिग्री कार्बन है। कितना डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री। और 2 डिग्री कार्बन होने के साथ साथ अब जैसे ही 2 डिग्री कार्बन आता है हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो नॉर्मल 2 डिग्री है, सामान्य द्वितीयक है या एक्टिव सेकेंडरी है। देखते हैं, कुछ नहीं करना, केवल इस कार्बन की संयोजकताएं देखनी है। इस कार्बन की चारों संयोजकताएं यदि 4 अलग अलग समूहों से जुड़ रही है तब तो एक्टिव सेकेंडरी होगा, अन्यथा सेकेंडरी होगा। एक तरफ CH3, एक तरफ CH3 CH2 और एक तरफ Br तथा एक तरफ हाइड्रोजन। इसका मतलब इस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह से जुड़ रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्टिव सेकेंडरी। क्योंकि क्या कहलाएगा? एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, जिसका सामान्य नाम है। इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर जुड़ने वाला प्रतिस्थापी समूह 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम क्या दे देते हैं इसको? टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। देखिए हम इसमें आइसो समूह भी बना सकते थे। कैसे? कुछ इस प्रकार से CH3 CH CH2 CH2 Br। यदि इसे देखा जाए तो यहां पर इस यौगिक के अंतिम सिरे पर
हमारा ये वाला समूह उपस्थित है CH3 इसका मतलब इससे के सामान्य नामकरण से तुम क्या कंफ्यूजन लेना पड़ेगा अपन को, आइसो। नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन ब्रोमाइड। आपके लगभग सभी आ चुके हैं, केवल एक नियो बच रहा है, इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। देखिए CH3 C CH2 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 Br, क्या नाम हो जाएगा? सबसे पहले कार्बन की 1 2 3 4 5 5 कार्बन के साथ आपका कौन सा समूह उपस्थित है, नियो समूह। नाम हो जाएगा आपका नियो पेंटिल ब्रोमाइड। अगर आपको ये 6 पुनर्लग्न याद है, इन 6 पुनर्लग्नों की पहचान यदि आपको आती है तो आप किसी भी तरह के यौगिक का सामान्य नामकरण कर सकते हैं। और 6 के 6 पुनर्लग्नों की सामान्य पहचान देखते ही पता करना मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। तो इस तरह से सवाल खत्म होता है आपका सामान्य नामकरण। मैं वीडियो क्लास में कुछ आपको क्वेश्चंस देके जाऊंगा जहां पर आपको यौगिकों के सामान्य IUPAC नामकरण करने हैं। यहां पर आते हैं इनके IUPAC नामकरण। देखिए जिन यौगिकों का हम लोग सामान्य पद्धति में नामकरण कर चुके हैं, उन्हीं यौगिकों का अब हम लोग करने जा रहे हैं IUPAC पद्धति में। और IUPAC पद्धति कहती है कि RX का नामकरण आप लोगों को करना है हेलो एल्केन के आधार पर। इसका मतलब प्रतिस्थापी का नाम पहले और आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम बाद में। प्रतिस्थापी हम लोगों को पता है कौन कौन से अपने पास 3 है, Cl Br और I। Cl को कहा जाता है क्लोरो, Br को ब्रोमो और I को आयोडो। और चूंकि एल्केन के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर एक कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और जो भी आप लोग कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले देखते हैं किसका, सबसे पहले प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कौन है, Cl। Cl को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरो। क्लोरो के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन, नाम हो जाएगा क्लोरो मेथेन। सेकेंड आता है यहां पर प्रतिस्थापी ब्रोमो, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, ब्रोमो एथेन, यहां पर Br। अब देखिए अगर मैं इसका नाम लिखता हूं ब्रोमो प्रोपेन तो इसका नाम भी मुझे क्या लिख, और यहां पर यदि I के स्थान पे Br लिखता तो यहां पर क्या लिखना होगा मेरे को, ब्रोमो प्रोपेन। अब IUPAC का जनरल रूल जो हम लोग पहले सीख के आ चुके हैं वो क्या करते हैं हम लोग कि नंबर 3 पर आते ही हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग कहां से प्रारंभ करेंगे हम, 1 2 और 3। 1 2 और 3 की बात करूं नंबर 1 से क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहां पर 1 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 आयोडो प्रोपेन। यहां पर बात करते हैं 1 2 3 और 4। क्योंकि नंबरिंग आप लोग पहले ही सीख चुके हो कि नंबरिंग हमेशा उस तरह से की जाती है जहां पर प्रतिस्थापी को कम से कम अंक प्राप्त हो। तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो नंबर 1 किसको मिलेगा, इसको, क्योंकि प्रतिस्थापी यहां पर जुड़ा हुआ। यहां से स्टार्ट करता हूं तो यहां पर मिलता है नंबर 4। तो नंबरिंग कौन से सही रहेगी, इसको अलग। क्या हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसकी बात करते हैं 1 2 3 एंड 4। और यहां से करता हूं 1 2 और 3। तो नंबरिंग यही ठीक है। यहां से स्टार्ट करता हूं, क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगले कंपाउंड के ऊपर आते हैं। अब देखते हैं 1 2 3। अब जो कि अपनी मेन कार्बन चेन क्या होती है, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला यही है। इसका मतलब इस कार्बन श्रृंखला में 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, एक ब्रोमीन है और एक मैथिल ग्रुप है। तो नंबर 2 पर कौन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, और नंबर 2 पर ही कौन उपस्थित है, मैथिल।
इन दोनों में से सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे पहले आता है। तो पहले ब्रोमो आता है या मैथिल, चेक करने के लिए हम लिखते हैं बी और एन, क्योंकि हमको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले बी आता है, तो इसलिए सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा, बी का, ब्रोमो का। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 ब्रोमो, इसके बाद 2 मैथिल प्रोपेन। ये कुछ आपके आईयूपीएसी नामकरण, हाँ 2 एग्जाम्पल पर भी ये देख लेते हैं, 1 2 3। अगर मैं इसे देखता हूं तो इसे देखने पर अपन देखते हैं हाँ जी वही बी, यहां पर एम, नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो, 2 मैथिल प्रोपेन, और नीचे हो जाएगा 1 2 3, 1 ब्रोमो। अब देखिए 2 पर 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए अपन को लिखना पड़ेगा 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन, 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। तो ये कुछ यौगिक एसिड के सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम सामने लिखे हुए, और इन्हें लिखना कुछ नहीं है आपको, बिल्कुल सामान्य सा है, एल्किल हैलाइड जो कि सामान्य पद्धति में है, उसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर डिटेल में समझा चुका हूँ। और आईयूपीएसी नामकरण जो कि आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, उसका मोटा मोटा मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया, सब कुछ मैंने लगभग आपको रिवाइज करा दिया। कुछ नहीं करना, आपको केवल हेलो एल्केन के बेसिस पर नामकरण करना है। हेलो में 3 चीजें आपके पास, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जो भी प्रतिस्थापन आता है उसके हिसाब से आपको नाम लिखना है, क्लोरो है, ब्रोमो है या आयोडो है। देख लेना है कि अगर नंबर 2 से कार्बन डालें तो नंबरिंग सिस्टम करते हुए कि लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, अंकन उस दिशा से प्रारंभ करते हैं जहां से आपके प्रतिस्थापन को कम से कम अंक प्राप्त हो। ठीक है, इन सभी सामान्य आईयूपीएसी नियमों का ध्यान रखते हुए अपन लोग क्या करते हैं, इसके नामकरण करते हैं। तो ये सब कुछ आपके सामने लिखे हुए हैं, और ये आपके आरएक्स का नामकरण खत्म होता है। नेक्स्ट आते हैं एआरएक्स के नामकरण पर। एआरएक्स का आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है हेलो एन के आधार पर। मतलब इस एरोमेटिक यौगिक पर जब कोई हैलोजन कंपाउंड उपस्थित होता है तो उसका नाम क्या किया जाता है, हेलो एन। सबसे पहले देखते हैं, ये आपका बेंजीन, और बेंजीन के सिर पर कौन बैठा हुआ है, ब्रोमीन, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह क्लोरो बेंजीन, इसी तरह आयोडो बेंजीन। यहां पर देखिए, अब ये तो बेंजीन है और इस ग्रुप को कहते हैं अपन, मतलब इस कंपाउंड को कहते हैं अपन टोलुइन। इसे टोलुइन के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कहलाती है कि ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। इसका मतलब यदि यहां पर कोई समूह जुड़ा हुआ है तो उस समूह की पोजीशन कहलाती है ऑर्थो पोजीशन, इसकी मेटा और इसकी पैरा। नाम लिख देता हूं पूरा अच्छे से, ऑर्थो, मेटा और पैरा। यदि इस बेसिस पे बात करें तो इनका नामकरण कुछ इस प्रकार कर सकते हैं अपन, ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन या पैरा आयोडो डेरिवेटिव्स का नामकरण देखा है। तो हम लोगों ने अब तक देखा कि हैलोजन डेरिवेटिव्स में आरएक्स को आईयूपीएसी पद्धति में कहा जाता है हेलो एल्केन, और सामान्य पद्धति में कहा जाता है एल्केन हैलाइड, जिनका हम लोगों ने विस्तृत वर्णन कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि एआरएक्स को आईयूपीएसी पद्धति में कहा जाता है हेलो एरिन, और सामान्य पद्धति में कहा जाता है एरिन हैलाइड, जो कि इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ किसको देखा, हेलो एरिन को। हेलो एरिन को अपने जनरल कंपाउंड देखे, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, जो कि हम लोगों के मोस्ट ऑफ काम में आते हैं। इनके अलावा भी हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देख लिए हैं, और ये आपका सामान्य नामकरण होता है। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देकर जा रहा हूँ,
कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा उन्हें सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट्स, जो आज हम लोगों ने पढ़ा उसके बेसिस पर यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इन क्वेश्चंस के, इन यौगिकों के, इन कंपाउंड्स के आप लोगों को IUPAC नाम का करना है। ट्राई कीजिएगा। अगले वीडियो में सबसे पहले हम लोग इनका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।